जय हिंद दोस्तों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल गौतम जी के जीएस एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों हम लोग आज जो बिहार एसएससी का टेस्ट देख रहे हैं, इसमें आज हम लोग दोस्तों टेस्ट नंबर 6 देखने वाले हैं। यदि इससे पहले का आप टेस्ट नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग जरूर देखिए। दोस्तों टेस्ट नंबर 6 का दोस्तों पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का दोस्तों सही कालानुक्रम है। देखिए दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक का काल की बात की जाए तो हो जाता है सबसे पहले दोस्तों पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल और उसके बाद दोस्तों नवपाषाण काल। जिससे दोस्तों याद रखिएगा, आपको प्राग ऐतिहासिक काल होता है और एक होता है आदि ऐतिहासिक काल और एक होता है दोस्तों ऐतिहासिक काल। तो देखिए दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिला था, आदि ऐतिहासिक काल में दोस्तों लिखित साक्ष्य नहीं मिला था और ऐतिहासिक काल में दोस्तों यहाँ पर लिखित और पढ़ने के लिए दोनों साक्ष्य इसमें मिला था, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, इसका राइट ऑफ आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। नेक्स्ट है कि हीनयान और महायान किस धर्म का ग्रंथ है। तो देखिए दोस्तों, हीनयान और महायान जो है यह बौद्ध धर्म की शाखाएँ हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा बौद्ध धर्म से। देखिए दोस्तों, जब चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था जो कनिष्क के समय, तो बौद्ध धर्म को दो भागों में बंट गया था, हीनयान और महायान, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 3। देखिए क्वेश्चन 3 का है कि कनिष्क किस वंश से संबंधित है। तो कनिष्क दोस्तों यह कुषाण वंश से संबंधित है, याद रखिएगा। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित है और इन्हीं के दोस्तों कनिष्क के ही समय में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ है, याद रखना है, कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेर शाह सूरी अथवा शेर खान की असली नाम क्या था। तो देखिए दोस्तों, शेर शाह सूरी को सूरवंश की स्थापना किए थे, तो इनका असली नाम आपसे पूछेगा तो फरीद था, याद रखिएगा। शेर शाह सूरी का दोस्तों असली नाम क्या था, तो फरीद। और इनकी कार्यकाल की बात किया दोस्तों तो 1540 से 1545 ईस्वी तक रहा है और शेरशाह के बचपन का ही नाम दोस्तों फरीद था और इनके पिता के नाम हसन शाह, जो कि दोस्तों जौनपुर में एक छोटे ज़मींदार थे, याद रखिएगा। और शेर खां की उपाधि दोस्तों बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी ने इन्होंने शेर मारने के उपरांत प्रदान किए था। नेक्स्ट है कि बीरबल किस मुगल सम्राट के दरबार के सदस्य हैं। तो देखिए दोस्तों, बीरबल जो है यह अकबर के नौरत्न में से एक प्रमुख था और यह दोस्तों अकबर के थे, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने दीन इलाही धर्म को अपनाया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, बोलता है कि मुगल सम्राट जहांगीर का पुत्र था। तो मुगल सम्राट जहांगीर का दोस्तों यह अकबर का पुत्र था, याद रखिएगा। जहांगीर किसका पुत्र था, तो यह दोस्तों अकबर का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर डी, आधुनिक भारतीय नवजागृति का जनक किसे माना जाता है। तो देखिए दोस्तों, आधुनिक भारत नवजागृति के जनक कहेगा आपको तो राजा राम मोहन राय हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, इनको भारतीय सामाजिक और धार्मिक पूर्ण जागरण क्षेत्र में भी इनका विशिष्ट प्रदान है और यह दोस्तों ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं, याद रखिएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है, तो राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस शहर में हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों याद रखिएगा ढाका शहर में हुई थी, बांग्लादेश में, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखिएगा 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लिखे अपने पत्र में कितनी मांगें की थी, जिनमें कुछ गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार किया गया था। तो देखिए दोस्तों, उसमें टोटल 11 मांग किया गया था। महात्मा गांधी दोस्तों लॉर्ड इरविन से अपने जो पत्र लिखे थे उसमें 11 मांग किए थे और इसमें दोस्तों फिर गांधी इरविन समझौता के रूप में स्वीकार भी इसको कर लिया गया था। और देखिए दोस्तों, 31 जनवरी 1930 को वायसराय जो लॉर्ड इरविन को पत्र लिखे थे, याद रखिएगा। इसमें कितने मांग था, तो 11 सूत्री की मांग किए थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 10 बोलता है कि भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना था। तो भारत जो है दोस्तों ये आपको 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को दोस्तों यह संप्रभु गणराज्य बना था, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगर दोस्तों देखिए 24 जनवरी 1950 को याद रखिएगा कि संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ था, जिसमें सभा के दोस्तों अध्यक्ष की बात की जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, जो कि दोस्तों यह प्रथम राष्ट्रपति भी निर्वाचित हुए थे 24 जनवरी 1950 को है। नेक्स्ट पे आते हैं, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था।
तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण दिए थे दोस्तों। और संपूर्ण क्रांति में दोस्तों 7 क्रांतियाँ शामिल किया गया था। वह कौन कौन सा, तो याद रखिएगा, राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षिक व आध्यात्मिक क्रांति याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि खेरा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किस वर्ष किया था। यानी कि दोस्तों खेरा आंदोलन कब हुआ था। तो देखिए दोस्तों खेरा आंदोलन जो है कि यह किसानों का आंदोलन था, तो यह 1918 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। 1917 में दोस्तों चंपारण सत्याग्रह हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 13 बोल रहा है कि बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष में हुई थी। तो बोस्टन चाय पार्टी दोस्तों यह याद रखिए 1773 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। और देखिए दोस्तों, अगर इस घटना का नायक आपसे कहेगा बोस्टन चाय पार्टी का दोस्तों, तो यह सैमुअल एडम्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 बोल रहा है कि 7 वर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया है। तो 7 वर्षीय युद्ध दोस्तों याद रखिएगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा है। और 7 वर्षीय युद्ध कहेगा दोस्तों कि कब से कब तक चला था, या दोस्तों 1337 से 1453 तक चला था। 7 वर्षीय मतलब दोस्तों 100 वर्ष तक यह युद्ध चला था। तो याद रखिएगा 1337 से 1453 ईस्वी तक यह युद्ध चला था दोस्तों। और इस युद्ध में फ्रांस की विजयी हुआ था और हार किसका हुआ था दोस्तों, इंग्लैंड की। नेक्स्ट है कि श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सालोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। तो यह याद रखिएगा दोस्तों 1948 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। 1948 ईस्वी में श्रीलंका को दोस्तों डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। और 1972 में इसका नाम दोस्तों सिलोन के स्थान पर श्रीलंका कर दिया गया था। कब, तो 1900 दोस्तों आपको 72 में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 16 बोलता है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा दोस्तों यह याद रखिएगा किसे कहते हैं, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को। 180 डिग्री दोस्तों देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारमुख का निर्माण करती है। तो ज्वारमुख का निर्माण देखिए दोस्तों तपानी या ताप्ती नदी, जो कि मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में मुल्ताई नगर के पास है, जो कि दोस्तों 762 मीटर ऊंचाई पर निकलती है। और ताप्ती नदी की बात की जाए दोस्तों तो घाटी इसका सतपुरा के दक्षिण में है। और यह मध्य प्रदेश से प्रवाहित होते हुए 724 किलोमीटर बहने के बाद सूरत के निकटतम दोस्तों खंभात की खाड़ी में गिरती है, जो कि यही दोस्तों ज्वारमुख का निर्माण करती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा दोस्तों, ताप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है। तो भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ दोस्तों मैग्मा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, मैग्मा, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अगर यही मैग्मा ज्वालामुखी की क्रिया द्वारा पृथ्वी की सतह पर आ जाएगा तो उसे हम लोग दोस्तों लावा कहेंगे। क्या कहेंगे, तो उसे हम लोग लावा कहेंगे, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, मैग्मा का निर्माण क्रस्ट के निचले भाग और मेंटल के ऊपरी भाग में होता है मैग्मा का निर्माण। और तप्त एवं तरल मैग्मा को शीतल होकर जमकर ठोस होने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त होता है। तो पर्वतीय क्षेत्र में दोस्तों अधिकतम वर्षा जो होता है वह खासी पहाड़ियों से होती है, याद रखिएगा। किस पहाड़ी से, तो खासी पहाड़ी से। देखिए दोस्तों, मेघालय की जो खासी पहाड़ी में स्थित मासिन राम एवं चेरापूंजी में औसत वार्षिक वर्षा दोस्तों 1080 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है चेरापूंजी में और मासिन राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 20 बोल रहा है कि सारगैसो सागर स्थित है। तो सारगैसो सागर दोस्तों यह आपका अटलांटिक महासागर में अवस्थित है, याद रखिएगा। कहाँ में है दोस्तों, तो यह अटलांटिक महासागर में, और वह भी दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर में है, याद रखिएगा। जो कि दोस्तों उत्तर विषुवत रेखीय धारा, गल्फ स्ट्रीम की धारा तथा कनारी की धारा एक प्रति चक्रवर्तीय क्रम पाया जाता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि दक्षिण अमेरिका को समशीतोष्ण घास के क्षेत्र कहलाते हैं। तो दक्षिण अमेरिका का दोस्तों जो समशीतोष्ण घास का क्षेत्र होता है वह उससे हम पम्पास कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, पम्पास, याद रखिएगा। अगर प्रेरी कहेगा दोस्तों तो प्रेरी घास के मैदान की बात की जाए तो यह उत्तरी अमेरिका को कहते हैं। डाउन्स में दोस्तों, यह डाउन्स दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है डाउन्स। अगर आपको दोस्तों वेल्ड कहा जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड कहा जाएगा, याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों में दोस्तों डाउन्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि बुशमैन निवासी है। तो बुशमैन निवासी दोस्तों याद रखिएगा यह आपको कालाहारी मरुस्थल में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति पाए जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 बोलता है कि भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन से उड़ीसा तट पर अवस्थित है। तो 23 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हल्दिया। देखिए दोस्तों, हल्दिया बंदरगाह जो है यह पश्चिम बंगाल में स्थित है और इस बंदरगाह को कलकत्ता के सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था, याद रखिएगा। मुंबई दोस्तों भारत का ही नहीं विश्व में भी एकमात्र बंदरगाह है जो कि सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है, याद रखिएगा, मुंबई बंदरगाह। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, 24 का कौन सा युग्म जो है कि सही सुमेलित नहीं है। तो याद रखिए हरित क्रांति दोस्तों यह खाद्य उत्पादन से संबंधित है जो कि सही है। नीली क्रांति दोस्तों यानी कि मछली उत्पादन से, ये भी सही है दोस्तों। नीली क्रांति जो है यह आपको मछली उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दोस्तों आपको दूध उत्पादन से संबंधित है, याद रखिएगा। पीली क्रांति दोस्तों आपको तिलहन उत्पादन से है जो कि इसमें गलत दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा दोस्तों, यह सुमेलित नहीं है। पीली क्रांति याद रखिएगा तिलहन उत्पादन से दोस्तों, और लाल क्रांति की बात करेगा दोस्तों तो हम मांस उत्पादन से है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25 बोलता है दोस्तों 25 कि निम्नलिखित नगरों में कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है। तो भारत का पिट्सबर्ग दोस्तों याद रखिएगा जो आपको जमशेदपुर है, यह दोस्तों भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, रावरकेला, जमशेदपुर और आपका आसनसोल यह भारत का एक दोस्तों प्रमुख औद्योगिक नगर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए दोस्तों, जमशेदपुर की इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर सबसे विशाल एवं आधुनिक काल में विकसित लोहा इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्र दोस्तों जमशेदपुर, रावरकेला और बोकारो में है। तो इनमें से दोस्तों जो जमशेदपुर है इसका दोस्तों भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि जनसंख्या विस्फोट संबंधित है। तो जनसंख्या विस्फोट जो संबंधित है दोस्तों वह उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर से। जनसंख्या विस्फोट संबंधित है उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो देखिए दोस्तों, जो सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था तो यह इरेटोस्थेनीज ने। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, इरेटोस्थेनीज ने। याद रखिएगा दोस्तों, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था जिसका अर्थ होता है दोस्तों कि पृथ्वी का वर्णनात्मक, याद रखिएगा। और जियोग्राफिका की बात की जाए दोस्तों, इन्हीं को दोस्तों जियोग्राफा नामक पुस्तक लिखी थी जो कि प्रथम शास्त्रीय पुस्तक मानी जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि संप्रभुता एक विशिष्टता है। आंसर बताइए इसका कि संप्रभुता एक विशिष्टता है, यह किसका है। तो याद रखिएगा यह राज्य की है, यह दोस्तों राज्य की है। नेक्स्ट है कि वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए क्या गणपूर्ति है। आंसर बताइए दोस्तों कि वर्तमान में लोकसभा की बैठक के लिए क्या गणपूर्ति है। तो दोस्तों 55 सदस्यगण। वर्तमान में अगर लोकसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति की बात किया दोस्तों तो 55 सदस्यगण है। अगर परसेंटेज की बात करेगा दोस्तों गणपूर्ति तो 1/10 होता है, याद रखिएगा। और देखिए दोस्तों यह अनुच्छेद 81 में लोकसभा के सीटों का उल्लेखन किया गया है, याद रखिएगा। अनुच्छेद कितना में, तो 81 में। और मूल संविधान में दोस्तों लोकसभा में सीटों की संख्या 500 निश्चित किया गया था। लेकिन दोस्तों जब 31वां संविधान संशोधन 1974 के तहत लोकसभा के सीटों की संख्या बढ़ाकर 545 कर दिया गया था, याद रखिएगा। अगर चाहे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों कि गणपूर्ति सदन की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग होता है, तो 1/10वां भाग होता है, जो कि हम अभी आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट है दोस्तों कि गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक है। तो देखिए दोस्तों, जो गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक है, देखिए दोस्तों सत्य के साथ मेरे प्रयोग क्या था। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था। तो बताइएगा कि सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया था तो दोस्तों अरस्तू के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, अरस्तू के द्वारा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। तो देखिए दोस्तों, जो आपका संघीय दिया गया है या संविधान की प्रस्तावना में इसकी चर्चा नहीं किया गया है। बाकी दोस्तों न्याय की चर्चा किया गया है, व्यक्ति की गरिमा की भी चर्चा किया गया है और बंधु तत्व के भी इसमें चर्चा किया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा दोस्तों प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत एक गणराज्य है क्योंकि। तो देखिए दोस्तों, भारत एक गणराज्य है इसलिए क्योंकि दोस्तों कि भारत में राज्याध्यक्ष यानी कि दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इसलिए दोस्तों गणराज्य है भारत एक, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार बन गया है।
तो देखिए दोस्तों 86वां संविधान संशोधन कौन, तो 86वां संविधान संशोधन दोस्तों 2002 में हुआ था। और इसी के अंतर्गत दोस्तों 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी इसमें राइट हो जाएगा। इसमें दोस्तों अनुच्छेद कहा तो अनुच्छेद नहीं दिया है दोस्तों, लेकिन संविधान संशोधन के लेके चलेंगे तो 86वां हो जाएगा। और अनुच्छेद की बात करेगा दोस्तों तो अनुच्छेद 21 के क में इसकी चर्चा किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए दोस्तों, और एक अनुच्छेद 45 में भी चर्चा किया गया है कि जिसमें 6 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को प्रारंभिक बाल्य सुरक्षा तथा शिक्षा उपलब्ध कराने का उल्लेख है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 35 बोलता है कि यह निश्चित करता है कि कोई विधेयक वित्त विधेयक अथवा नहीं है। तो यह कौन निश्चित करता है दोस्तों, तो यह देखिए दोस्तों लोकसभा स्पीकर, यानी कि दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष यह बता सकते हैं कि कोई भी धन विधेयक या कोई भी वित्त विधेयक है या नहीं। संविधान के अनुच्छेद दोस्तों 110 में चर्चा किया गया है धन विधेयक को, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 110 के ही अनुसार दोस्तों कोई भी विधेयक धन विधेयक है या वित्त विधेयक, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए, तो देखिए दोस्तों जो ग्राम पंचायत अपने सभी कार्यों के लिए ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और यह दोस्तों 72वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित होने से देश के संघीय लोकतांत्रिक ढांचे में एक नए युग का सूत्रपात हुआ था। दोस्तों इसी संविधान संशोधन के तहत भाग 9 को जोड़ा गया था, जिसमें अनुसूची 11 अनुसूची 20 को जोड़ा गया था। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व नहीं है। तो राजनीतिक दल का आवश्यक तत्व कौन सा है दोस्तों, कि विदेशियों द्वारा मान्यता। तो 37 का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव प्रथम कहाँ हुआ था। तो देखिए दोस्तों आधुनिक दल व्यवस्था की शुरुआत की बात की जाए तो यह इंग्लैंड से मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड, क्योंकि दोस्तों ब्रिटेन संसदीय शासन की जननी मानी जाती है और इस शासन प्रणाली में दल का अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है क्वेश्चन नंबर 39, विश्व बैंक की संस्था नहीं है। तो देखिए दोस्तों इसमें विश्व बैंक की कौन सी संस्था नहीं है। तो देखिए दोस्तों जो एडीबी है यह विश्व बैंक की संस्था नहीं है, याद रखिएगा। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एशिया और सुदूर पूर्व के लिए आर्थिक आयोग की सिफारिश पर दोस्तों दिसंबर 1966 को एशियाई विकास बैंक की स्थापना होती है। और इस बैंक को दोस्तों जनवरी 1967 में कार्य करना प्रारंभ किया गया था। और इसकी दोस्तों एशियाई विकास बैंक की दोस्तों मुख्यालय की बात की जाए तो मनीला है, और यह विश्व बैंक की संस्था नहीं है दोस्तों एडीबी यानी कि एशियाई विकास बैंक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि महान लोबिस मॉडल आधार था किस पंचवर्षीय योजना का। तो देखिए दोस्तों महान लोबिस जो आधार था यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना का था। प्रथम की बात करेगा दोस्तों तो हेराल्ड डोमर था, याद रखिएगा। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल दोस्तों 1 अप्रैल 1956 से लागू की गई थी और 31 मार्च 1961 तक समाप्त हो गई थी। और इस योजना का दोस्तों उद्देश्य था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कि औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ करना। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध वैश्विक पर्यावरणीय समस्याओं को कम करने से है। तो देखिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए दिया है UNCED। तो UNCED दोस्तों देखिए इसका 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन है, जो कि दोस्तों UNCED का आपका पूरा नाम पूछेगा तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 42 बोल रहा है दोस्तों कि UNFCCC का पूरा नाम क्या है। UNFCCC का पूरा नाम आपसे पूछेगा दोस्तों तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 43 कहता है कि भारतीय बाघों को घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर को दोस्तों कौन साल शुरू किया गया था। तो देखिए दोस्तों 1973 में इसको शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा 1973 में दोस्तों 1 अप्रैल 1973 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 44 बोलता है कि विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 का मेजबान देश कौन सा है। तो दोस्तों कजाकिस्तान, याद रखिएगा कौन सा है, तो यह दोस्तों आपका कजाकिस्तान है। नेक्स्ट है कि विदेशों में UPI भुगतान की अनुमति देने वाली भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है।
तो 45 का दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फ़ोन पे, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात है कि किस संस्था को G20 विज्ञान कार्य समूह का सचिवालय नामित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, भारत की अध्यक्षता में G20 के दौरान भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन को सचिवालय के रूप में यह काम करेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कौन, तो 46 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, IISc बेंगलोर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 47 बोलता है दोस्तों कि राष्ट्रीय एकता दिवस हर साल किस दिन को भारत के पहले गृह मंत्री जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं। तो या दोस्तों 31 अक्टूबर को भारत में मनाया जाता है, याद रखिएगा। कि इनके जन्मदिन पर दोस्तों तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस दोस्तों हर साल 31 अक्टूबर को भारत में मनाते हैं, याद रखिएगा। और यह दोस्तों पहली बार कब मनाया गया था, तो याद रखिएगा पहली बार दोस्तों 2014 में मनाया गया था। और अभी दोस्तों इस वर्ष 2022 में सरदार पटेल की जयंती की बात की जाए दोस्तों तो 147वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट है कि मिरेकल्स ऑफ फेस योगा पुस्तक के लेखक कौन है। तो यह दोस्तों याद रखिएगा मानसी गुलाटी जो है यह मिरेकल्स ऑफ फेस योगा पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट बात है इसरो का पहला स्वदेशी मानव अंतरिक्ष मिशन कौन सा है। तो यह ऑप्शन नंबर 49 का आपका डी राइट होगा दोस्तों, गगनयान। इसरो का पहला स्वदेशी मानव दोस्तों अंतरिक्ष मिशन गगनयान है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। और गगनयान की बात किया दोस्तों तो भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2018 में अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन से गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष अभियान की दोस्तों घोषणा किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर होने का रिकॉर्ड इनमें से किसके नाम दर्ज किया गया था। तो या दोस्तों डी गुकेश, तो ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा, डी गुकेश, याद रखिएगा। या दोस्तों तमिल में इनका जन्म हुआ था 29 मई 2006 को। और भारत के सबसे कम आयु के शतरंज ग्रैंड मास्टर व इतिहास के दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर यह है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध का घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। तो यह दोस्तों लैक्टोमीटर का, दूध का घनत्व निर्धारित करने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों ऑप्शन ये दिया गया है हाइड्रोमीटर दोस्तों द्रव को आपेक्षिक घनत्व का मापन करता है। बैरोमीटर की बात की जाए दोस्तों तो वायुमंडल दाब मापता है बैरोमीटर। और थर्मोमीटर की बात की जाए दोस्तों तो इसमें तापमान मापा जाता है। नेक्स्ट है कि वस्तु को जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है। तो वस्तु को जड़त्व का दोस्तों उसको द्रव्यमान को हम लोग मापते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, द्रव्यमान। नेक्स्ट है कि झूले पर बैठे लड़की की गति होती है। तो देखिए दोस्तों झूले पर बैठे जो लड़की की गति होगा वह दोस्तों आवर्ती होगा। कैसे आवर्ती की बात की जाए तो वह गति जिसमें कोई वस्तु या पिंड एक निश्चित समय के अंतराल पर और निश्चित पथ पर खुद की गति को दोहराता है दोस्तों, उसे आवर्ती गति कहलाती है। अगर उदाहरण की बात की जाए तो देखिए दोस्तों घड़ी की सुई की गति हो जाएगा, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर कक्षीय गति हो जाएगा, झूले पर बैठे लड़की की गति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को कहा जाता है। तो किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को दोस्तों हम लोग बल को भार कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 है कि अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो देखिए दोस्तों अल्ट्रासोनिक तरंगों की आवृत्ति की बात की जाएगा तो दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के तरंगों को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से ऑप्शन सी में दिया गया दोस्तों 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा, यानी कि दोस्तों 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की तरंगों को बोला जाता है। लेकिन दोस्तों मनुष्य के कान इसे नहीं सुन सकता है, लेकिन कुछ जानवरों इसको सुन सकता है दोस्तों, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, इस सभी दोस्तों इसको उपयोग करते हैं। इसका उपयोग दोस्तों संकेत भेजने में भी किया जाता है, समुद्र की गहराई को पता लगाने में भी किया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कि किस वैज्ञानिक के पदार्थ को प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था। तो जॉन डाल्टन ने दोस्तों, याद रखिएगा, जॉन डाल्टन जो है यह पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रतिपादन किए थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, बोलता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है। तो देखिए दोस्तों कौन सा उपधातु का गुणधर्म है, तो घनात्मक हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। घनात्मक उपधातु का गुणधर्म है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका हो जाएगा 58।
तो 58 बोल रहा है कि सामान्यतः परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो देखिए दोस्तों, परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहरी कक्षा में दोस्तों इलेक्ट्रॉन जो है से यह चक्कर लगाते रहता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्षार को नहीं है? तो कौन सा गुण जो है दोस्तों क्षार का इसमें नहीं दिया गया है? पहला ऑप्शन कहता है कि वे अम्ल के साथ प्रक्रिया करते हैं और न्यूट्रल कर देते हैं, जो कि बात सही है दोस्तों। फिर है कि वह लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं, ये भी सही है दोस्तों। वे नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित कर देते हैं, जो कि यह दोस्तों गलत है। नीले लिटमस को लाल रंग में परिवर्तित नहीं करते हैं दोस्तों, और लाल लिटमस को नीले रंग में कर देते हैं। नेक्स्ट है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहा जाता है। तो मेंडलीव का दोस्तों आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर कॉलम होता है उसे दोस्तों समूह कहा जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपका 61। बोलता है कि उत्प्रेरक वे पदार्थ है जो, तो देखिए दोस्तों उत्प्रेरक वे पदार्थ हैं जो अब क्रियाओं को दोस्तों तीव्र कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 62। बोलता है कि कोशिकाओं को पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। तो देखिए दोस्तों जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस के रूप में हम लोग जानते हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 63 बोल रहा है कि होमोसेपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो होमोसेपियंस जो शब्द था दोस्तों, यह याद रखिएगा आपको सी लिनियस के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों कुछ वैज्ञानिक के नाम बताएं तो आपको मानव का दोस्तों वैज्ञानिक का नाम था होमोसेपियंस, बिल्ली का दोस्तों फेलिस कैटस, मेढक के वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा राना ट्रिगिना, सरसों के वैज्ञानिक का नाम होगा दोस्तों ब्रेसिका कंप्रोस्टिव, धान का हो जाएगा ओराइजा सटावा, गेहूं का हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवम, आम का हो जाएगा दोस्तों मैंगीफेरा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि पादपों को समूह में विभाजित किया जाता है, निम्न विकल्पों में से कौन सा उनमें से एक नहीं है? तो देखिए दोस्तों जो आर्थ्रोपोडा है यह संघ लगभग दोस्तों 10 लाख प्रजाति वाला सबसे बड़ा संघ है। आर्थ्रोपोडा याद रखिएगा सबसे बड़ा दोस्तों है, और यह संघ में मुख्यतः दोस्तों विभिन्न कीट होते हैं, और यह जलीय स्थलीय व परजीवी होते हैं। पादप जगत को दोस्तों थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा उप जगत में बांटा जाता है, और इसी के अंतर्गत दोस्तों आवृत बीजी, अनावृत बीजी और फेनरोगेमी, टेडोफाइटा, ट्रेकोफाइटा, एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, ये सभी आते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 65 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव का आहार नाल का हिस्सा नहीं है? तो देखिए दोस्तों मानव का आहार नाल के हिस्सा श्वास नली इसमें नहीं है, जो कि सांस है दोस्तों, बाकी मलाशय, ग्रास नली, ग्रसनी ये सभी है। देखिए दोस्तों मनुष्य में 8 से 10 मीटर लंबी आहार नाल होती है, जो कि दोस्तों मुख से लेकर मल द्वारा फैली होती है। आहार नाल द्वारा दोस्तों लगभग 5 भागों में बांटा गया है। देखिए पहला मुख है दोस्तों, दूसरा ग्रसनी, तीसरा ग्रास नली, चौथा आमाशय हो जाएगा, और पांचवा हो जाएगा दोस्तों आपका आंत, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी को निर्माण करने के लिए सर्वाधिक सामान्य यौगिक है? तो राइट आंसर जो दोस्तों आपका 66 का ऑप्शन नंबर है, क्या थी? कैल्शियम ऑक्जेलेट, याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 67। बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो कौन सा विकल्प इसमें दोस्तों सुमेलित नहीं है? तो देखिए दोस्तों मलेरिया दिया है जो कि प्रोटोजोआ, फिर आपको दोस्तों खसरा दिया है जीवाणु, और यहाँ पे हो जाएगा आपका टिटनेस दोस्तों, यह हो जाएगा जीवाणु, और टाइफाइड हो जाएगा जीवाणु। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा, टिटनेस दोस्तों जीवाणु, जो कि यह दोस्तों वायरस से होने वाला है। बाकी दोस्तों मलेरिया प्रोटोजोआ सही है, खसरा यानी कि जीवाणु ये भी सही है दोस्तों, और टिटनेस दोस्तों यहाँ वायरस हो जाएगा, बाकी टाइफाइड जीवाणु से होता है, ये सभी सही है। नेक्स्ट है कि टमाटर क्या है? तो टमाटर दोस्तों एक फल है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, जो कि दोस्तों टमाटर का खाने वाला भाग जो फलभित और बीजांडसन होता है, याद रखिएगा। टमाटर के वैज्ञानिक के नाम की बात की जाए दोस्तों तो सोलेनम लाइकोपर्सिकम होता है। टमाटर में लाइकोपिन नामक वर्णक पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि उन पशुओं को क्या कहते हैं जो पौधों और पशुओं दोनों खाते हैं? तो उन्हें दोस्तों सर्वाहारी कहते हैं। तो 69 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, सर्वाहारी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि जव रासायनिक मांग यानी कि दोस्तों BOD निम्नलिखित में से किसकी माप करता है? तो यह दोस्तों जव पदार्थ के ऑक्सीकरण के दौरान उपयोग की नहीं ऑक्सीजन को। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 71।
71 बोल रहा है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि आवर्त सारणी में क्लोरीन और ब्रोमीन को एक ही समूह में रखा जाता है क्योंकि। तो इसका आप लोग आंसर बताइए दोस्तों कि आवर्त सारणी में क्लोरीन और ब्रोमीन को एक ही समूह में दोस्तों क्यों रखा जाता है। तो क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा उनमें बाह्यतम कवच में दोनों में दोस्तों 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी दोस्तों धातु नहीं है। तो इनमें से दोस्तों कौन सी धातु नहीं है, तो 72 का दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। हीलियम जो है यह दोस्तों धातु नहीं है, याद रखिएगा। बाकी दोस्तों लिथियम, सोडियम, कोबाल्ट ये सभी धातु है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस मूल द्रव को परमाणुीय संख्या और परमाणुीय भार एक समान होता है। तो 73 का ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। हाइड्रोजन दोस्तों याद रखिएगा, हाइड्रोजन का परमाणुीय संख्या और परमाणुीय भार दोस्तों दोनों एक समान होता है। नेक्स्ट है कि स्तनधारियों में श्वेत ग्रंथि मुख्यतः इससे संबंधित है। तो स्तनधारियों में दोस्तों जो श्वेत ग्रंथि है यह आपको अतिरिक्त लवण का निष्कासन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, अतिरिक्त लवण का निष्कासन। चलिए दोस्तों इसमें आज का हम दोस्तों सेट नंबर दोस्तों 6 को समाप्त कर दिए। इससे पहले का दोस्तों सेट नंबर 1 से 5 तक आप नहीं देखे हैं तो दोस्तों हमारा यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर डाल दिया गया है, वहाँ से आप लोग जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। यदि दोस्तों आप लोग की वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो और सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।